शिक्षक भर्ती वर्ग 3। ठीक, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिए? एक ही सब्जेक्ट हुआ ना अभी तक तो, इंग्लिश। ठीक, थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे फिर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे ना। पता तो है आप लोग का अपना सिलेबस कितने यूनिट है? कितने यूनिट है? यूनिट कितने बताए, कितने इकाई बनाए हैं आपके सिलेबस में? 4 या 5? टॉपिक नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मतलब सिंपल सा पूछ रहा हूँ कितने अध्याय है, मतलब कितने इकाई बनाए हैं करके। पता है नहीं पता है, वही भूल गया हो। कैसे करोगे? ठीक, आप लोग के सिलेबस में 4 यूनिट दिया गया है ना? कितने यूनिट बताया गया है? 4 ना। कल वाला एग्जाम दिए थे, कल और परसों वाला कुछ आप में से कोई? ठीक, दिए थे। कहाँ था सेंटर? यही था, यही था सेंटर की। अच्छा, बहुत सारे लोग का रायपुर और भिलाई भी गया था यहाँ से। देख, एक बार सिलेबस को हम अपने हिसाब से बता रहे हैं जैसा हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद वो भी देख लेंगे कि जो सिलेबस आपके आयोग द्वारा दिया गया है, जो प्रीवियस सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, बस उसमें नंबरों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वो 30 की जगह कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो देखते हैं, पहला जो है, पहला जो सिलेबस का जो पार्ट यूनिट 1 हम जो तैयार करेंगे, वो उसमें पहला जो टॉपिक होगा वो होगा मनोविज्ञान। कौन सा होगा? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी वाले चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? 2 सेक्शन देखते हो। एक तो इसका इतिहास वाला पार्ट देखेंगे, इसी में आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, इनके बारे में आप देखोगे इतिहास में। और दूसरा देखेंगे क्या? संप्रदाय। सेकंड जो है वो क्या रहेगा आपका? संप्रदाय रहेगा। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में 3-4 संप्रदाय के बस नाम लिख रहा हूं मैं, ताकि आप लोग बाद में रिलेट कर पाए कि हाँ ये नाम पढ़े हैं करके। जैसे एक आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे संरचनावाद, स्ट्रक्चरिज्म। एक पढ़ेंगे कौन सा? प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। गेस्टाल्टवाद, सुने हो ना? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन। व्यवहारवाद, फिर आपने नाम सुना होगा मानवता या आवश्यकता सिद्धांत। एक और लिख दे रहा हूं, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद। कौन सा देखेंगे? मनोविश्लेषणवाद। तो ऐसे क्या है, क्या देखना है हमें? संप्रदाय देखना है मनोविज्ञान के, और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी कहाँ से क्वेश्चन आया था? मानवतावाद, मैस्लो, आवश्यकता क्रम सिद्धांत 5, जो उसकी आवश्यकता होती है, शरीर को सुरक्षा, समाज में सम्मान, और क्या चाहिए लास्ट में? आत्मानुभूति। ठीक है, तो वो वहां से पूछता है। यहाँ से पिछले बार का पूरा क्वेश्चन था ये, बहुत सारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद इसके 2 ब्रांचेस पढ़ने हैं आपको, जो है सिलेबस में प्रॉपर। तो एक ब्रांच जो होगा वो क्या रहेगा, मतलब सेकंड यूनिट हमारा यही रहेगा, सेकंड पॉइंट हमारा वो रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या रहेगा? शिक्षा मनोविज्ञान रहेगा। थर्ड जो इसमें हम लोग देखेंगे, किसको समझना है? तो बाल मनोविज्ञान को समझेंगे। किसको समझेंगे? बाल मनोविज्ञान को। तो पहले आप जाकर पढ़ेंगे क्या, मतलब पहले पढ़ेंगे हम लोग मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, फिर उसका इतिहास जानेंगे। इतिहास जानने के बाद उसके संप्रदायों को पढ़ेंगे। जब हम संप्रदाय पढ़ लेंगे तो वही मनोविज्ञान के कई सारे क्या होते हैं? ब्रांच है, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो 2 शाखाएं हमारे काम की हैं। तो पहला शाखा हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान के बाद देखेंगे कौन सा? बाल मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। जब चाइल्ड साइकोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं
तो आप लोग लास्ट में, जैसे ये क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या होता है आत्मा, आत्मा के बाद क्या होता है मन, मन के बाद हम चलते हैं कहाँ, चेतना, और चेतना के बाद किधर चलते हैं, व्यवहार, बिहेवियर, सोल, माइंड, कॉन्शसनेस एंड बिहेवियर। तो ओवरऑल लास्ट में मीनिंग क्या निकलता है, मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, लास्ट में उसका अर्थ निकलता है व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। क्या होता है मनोविज्ञान में, तो हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो अब व्यवहार का अध्ययन, और यहाँ पर क्या होगा शिक्षा मनोविज्ञान में, जो पढ़ रहा है बच्चा उसके व्यवहार का अध्ययन करना, कि बच्चों को वो समझ में आया है कि नहीं। वैसे ही बाल मनोविज्ञान में हम क्या करेंगे, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। क्या देखना है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। यहाँ पर पढ़ने वाले के व्यवहार का अध्ययन, अब पढ़ने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, बालक। तो 18 साल से जो भी कम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बालक बोलेंगे या बाल बोलेंगे। तो उनके व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन देखना होता है यहाँ पर, तो व्यवहार में हम देखते हैं परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे तो एक परिवर्तन होता है कौन सा, मात्रात्मक, और एक प्रकार का परिवर्तन हो जाता है गुणात्मक। मात्रात्मक और कौन सा, गुणात्मक। तो ये दो प्रकार का परिवर्तन हम देखते हैं, कि शरीर वृद्धि हो रहा है कि नहीं, हाइट हेल्थ बढ़ रहा है कि नहीं। और दूसरा हम देखते हैं क्या, बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है क्या। तो मानसिक विकास हमको दिखाई देगा क्या, नहीं, नहीं दिखाई देगा, तो वो गुण में आ जाएगा। दूसरा क्या देखेंगे, भाषा विकास हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद नैतिक विकास हो रहा है कि नहीं, सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं। तो इन दोनों को, जहां भी ये दोनों दिखाई देते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, विकास। तो हम लोग क्या है, बाल मनोविज्ञान में अंततः जाके बच्चों का क्या देखते हैं, हम विकास देखते हैं, कि कैसा व्यवहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटी और क्वालिटी चेंजेस आने चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो हम लोग क्या होता है, पहला टॉपिक हमारा ये होता है, सेकंड टॉपिक ये होता है, और थर्ड टॉपिक को इससे रिलेट करके हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, बाल विकास स्टार्ट करते हैं। तो आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, बाल विकास लिखा हुआ है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है। चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारा मेन टॉपिक तो ये है, सिलेबस यहाँ से स्टार्ट, मतलब आपके सिलेबस में यहाँ से दिया हुआ है, लेकिन पूछता ये सब है, पूछता ये सब है, ठीक है। तो वो सब में ध्यान देना है। तो पहला जो टॉपिक इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, तो वो क्या होगा, आप देखिएगा, बाल विकास में पहला टॉपिक आप देखेंगे, वृद्धि और विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। फिर जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो दूसरा जो टॉपिक चालू होगा, विकास के सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ऑफ डेवलपमेंट, कल तक ये सिलेबस याद होना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी लिखना भी है इसको, कुछ पता रहे ना रहे, पहला तैयारी होता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस अगर पता है तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यही नहीं पता था यूनिट कितने हैं हमारे में, तो सोचो स्थिति कितनी गंभीर है ना। फिर अगला टॉपिक देखिएगा, इसमें विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कितनी अवस्था है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताओ, विकास की कितनी अवस्था बताई जाती है, 3 4 बताओ, कौन कौन सा वो अवस्था है, विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। सिलेबस देखे हैं,
गर्भावस्था, शैशवावस्था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका सिलेबस बोल रहा है। ठीक है, आपके ध्यान में आ ही नहीं रहा है कि शैशवावस्था बाल गर्भावस्था दिया है करके। फिर उसके बाद क्या है, बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था जब पढ़ेंगे तब उसको दो भाग में पढ़ेंगे ना, पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था करके। फिलहाल तो अभी उसको एक ही लेके चलना है, किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो ये आपका सिलेबस है फिलहाल, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है विकास के आयाम। विकास के आयाम, तो ये हो जाता है क्या, स्टेजेस ऑफ, सॉरी डायमेंशन, मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा ना, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, डायमेंशंस, और इसको बोलते हैं एरिया, डायमेंशंस और डेवलपमेंट, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आता है PCSE प्लस ML। तो PCSE फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट, और फिर क्या है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। ये ML का मतलब क्या है, मोरल और लैंग्वेज, तो नैतिक विकास और भाषा विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास, यही सिलेबस का बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, क्वेश्चन आया है टेट में, पूरा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन उसी से ही है। फिर उसके बाद देखते हैं S सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट में बंडूरा, टेट में पूछा है बंडूरा का कॉन्सेप्ट। फिर उसी में एरिक एरिक्सन, तो एरिक एरिक्सन जो अभी अधीक्षक हुआ था उसमें पूछा गया है, और है एरिक्सन इंपॉर्टेंट। यहाँ आप देखते हैं मैकडुगल, तो जिज्ञासा ऐसा कुछ पूछा था अभी, है ना, संवेग से प्रश्न पूछा है। फिर उसके बाद नैतिक विकास में प्रश्न पूछा है, लॉरेंस कोहलबर्ग, पियाजे, है ना, और भाषा विकास में नाम चॉम्स्की का। तो ये जो नाम आप सुन रहे हो ये सब आपके कल परसों के एग्जाम में है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं इस सेक्शन में लास्ट, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट पूरा लिख सकते हैं। तो ये है आपके पूरे सिलेबस का 40 to 50% यही है, ये पहला यूनिट ही है जो हम लोग पहला यूनिट बनाए हैं। वर्ग 3 के सिलेबस का ये 50% एरिया कवर कर लेगा पूरा, देखेंगे बताते हैं। तो नोट भी करना है ना, नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए सिलेबस कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में ना आपका सीक्वेंस सही नहीं दिया हुआ है। सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन सिलेबस में ना सीक्वेंस सही नहीं दिया हुआ है। तो जो चीज़ को जहाँ पर पढ़ना है वहीं पर पढ़ के अगर रहेंगे तो आपको आसानी होगी वो चीज़ पढ़ने में। तो सबसे पहले क्या है आपका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, तो उसका इतिहास और उसके संप्रदाय, फिर ये सब लिखेगा, ये भी याद रखना है। वाह, चलो लिखो जल्दी।
जिनका हो गया एक बार रिवाइज करिएगा, आप लोग सिलेबस को ही रिवाइज करिए। सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ना है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जब समझेंगे फिर उसके साथ ही क्या पढ़ेंगे, आपका एक इतिहास वाला सेक्शन है। इतिहास वाले सेक्शन से ये पूछा जाता है कि मनोविज्ञान जो है उससे क्या बोला जाता है, तो आत्मा का विज्ञान बोला जाता है। आत्मा मतलब उसको दो भाग में तोड़ते हैं ना, साइकी प्लस लॉगस, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, साइकी प्लस लॉगस। तो लॉगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन या ज्ञान, और जबकि साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा और मन। दो अर्थ निकलते हैं। तो 2019 में जब शिक्षक भर्ती हुआ था तो दोनों ऑप्शन में था, तो सबके सब पहला प्रायोरिटी किसको देना, आत्मा को, और आत्मा लिया भी था। लेकिन हुआ क्या, बाद में फिर उसको डिलीट किया गया क्वेश्चन। तो वहां से प्रश्न पूछा है, सोचो यहां से प्रश्न पूछा है, यहां से प्रश्न पूछ रहा है। हो गया ये। तो ये है आपका यूनिट नंबर 1। तो ये यूनिट 1। यूनिट 2 में देखिएगा, यूनिट 2 में कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे, जैसे एक टॉपिक आप देखते हो यूनिट 2, मतलब यूनिट 2 हम लोग के साइड से बना हुआ ना, बाकी एग्जाम में अलग, आपके उसमें सिलेबस में अलग दिया हुआ है आयोग के। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि। सेकंड देखते हैं क्या, चिंतन, थिंकिंग। इसको विचार भी लिख सकते हो ना, तो आप देखना एक टॉपिक लिखा हो भाषा एवं विचार करके, है ना, सिलेबस में देखें भाषा एवं विचार, या थिंकिंग भी लिख सकते हो। फिर एक टॉपिक आएगा सृजनात्मकता। टेट में क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन जो है डेफिनेशन बेस्ड था। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के बाद देखते हैं क्या, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, और इसके बाद देखेंगे क्या, व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसके बाद देखेंगे क्या, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी। अब यहां से ये वाला को मार्क कर लो। ये जो बुद्धि टॉपिक है वर्ग 3 में नहीं दिया हुआ है, बुद्धि टॉपिक जो है वर्ग 3 में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। खासकर कौन सा क्वेश्चन पूछता है, एक बच्चे का, 10 वर्षीय बच्चे का मानसिक आयु जो है 13 वर्ष है, तो उसका आईक्यू कितना होगा, है ना, या कौन से प्रकार की बुद्धि उसके पास होगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है नहीं टॉपिक, लेकिन वहां से क्या है, क्वेश्चंस आपको पूछता है। देखिएगा, मतलब ये यूनिट हो गया, इस यूनिट में 5 टॉपिक पढ़ना है। तो छोटा टॉपिक लग रहा है, छोटा यूनिट है, जल्दी कवर हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे अगर इसको लिख कर भी पढ़ते हैं तो 3 घंटे के आसपास लगता है। 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, और 1 घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है। इसको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये आधे घंटे के आसपास में, 45 मिनट में कवर हो जाता है। 3 घंटे में ये लिख कर हम खत्म कर सकते हैं, नोट्स बनाकर, हैंड रिटन। हाँ, 1 घंटा लगेगा इन तीनों के एमसीक्यू सॉल्व करने में, लेकिन तो हर टॉपिक में हमारा एमसीक्यू होता है, और एमसीक्यू अब इस बार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। एमसीक्यू को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। तो एक तो कूट वाले प्रश्न रहेंगे, दूसरे कथन कारण वाले। तो पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट, और उसके बाद कथन कारण। तो उससे आपका वो जो दिक्कत होता है वो भी कवर हो जाएगा। समझ में आइए, क्लियर है, नोट कर लिए ना। अगला यूनिट देखिएगा, यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 में जो पहला चैप्टर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा अधिगम, अधिगम, लर्निंग, लर्निंग। जैसे ये चैप्टर हम पढ़ते हैं लर्निंग, तो एक और टॉपिक आता है क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसी के साथ साथ ही पढ़ना है, अधिगम अक्षमता।
यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे आया था डिसलेक्सिया रिलेटेड क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो है वो है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा वाला जो टॉपिक है वो है आपका, ठीक है, समावेशी शिक्षा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हम लोग को, क्योंकि एक पूरा यूनिट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जो 4 यूनिट जो आप बोल रहे हो उसमें से एक यूनिट अकेला कौन सा है आपका, समावेशी शिक्षा है। तो इसमें देखो, पहले तो आपको ये देखते हैं कि ये जो है ये किससे डिफरेंशिएट रखता है, एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और एक होता है क्या आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो देखना है। फिर समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है ना। फिर इसका इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के बाद आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, सिद्धांत कौन से हैं, इसको यूज करने से हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है, ये सब आप देखते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा में पढ़ना है। जैसे ही आप समावेशी शिक्षा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें और भी सब टॉपिक है। सब टॉपिक में जैसे एक है आरपीडब्ल्यू एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, सुने ना इसके बारे में, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। तो ये है, कितने डिसेबिलिटीज रखी गई इसके अंतर्गत, है ना, 21 है। पहले जो था 1995 में जो आया था पीडब्ल्यूडी एक्ट, उसमें था 7, और 7 के बाद ये कितना हो गया है आपका 21 हो गया है। तो इसमें हम लोग को देखना है कौन कौन से कैटेगरीज हैं, कितने कैटेगरीज में कौन कौन से रखे गए हैं। तो जैसे इसमें लगभग 5 या 6 कैटेगरीज पढ़ते हो आप लोग। एक होता है कौन सा आपका फिजिकल डिसेबिलिटी, एक होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक होता है ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटी, एक होगा आपका क्रोनोलॉजिकल डिसेबिलिटीज, और एक होगा मल्टी डिसेबिलिटी, और एक होगा आपका मेंटल इलनेस। टोटल 6 डिसेबिलिटीज क्राइटेरिया इसमें बताया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है, जो शारीरिक दिव्यांगता है उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो वो देखेंगे कब लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ, तो ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे क्या, क्षति क्या है, मतलब इसमें ये देखेंगे क्षति, अक्षमता, अपंगता, क्षति, अक्षमता, अपंगता, तो ये क्या होता है आपका इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो ये भी पूछता है क्षति क्या होता है, अक्षमता क्या होता है, और अपंगता क्या होता है, इसको पूछता है। तो क्षति किसको बोलते हैं, अक्षमता क्या है, और कौन सा है अपंगता, क्या अपंगता, विकलांगता। फिर एक लास्ट टॉपिक आएगा इसमें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, हमें ये पढ़ना है। कभी कभी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, कभी कभी इनका भी फुल फॉर्म पूछता है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। तो CWSN का मतलब क्या है, तो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। तो ये इतने सारे टॉपिक हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा है, लेकिन ये एक दिन में कवर हो जाता है, ये एक दिन में कवर हो जाता है, यह उससे भी कम समय में हो जाता है। ये अगर अगर अच्छे से पढ़े तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो 1.5 घंटे में कवर हो जाता है, वो भी लिख कर, नोट्स बनाकर।
इसमें पूरा 1 से 1.5 क्लास लग जाता है। कौन सा आपका? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जैसे उसमें हम लोग को पढ़ना है कि विशेष आवश्यकता में कौन कौन आ जाएंगे, जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों को छोड़कर जो भी बच्चे अब आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? विशेष। चाहे वो आईक्यू में हाई क्यों ना हो, आईक्यू में हाई वाले बच्चे, क्रिएटिव चाइल्ड भी कौन से बच्चे होंगे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे। और आईक्यू लो है, सब कुछ लो है, शारीरिक दिव्यांगता है, वो सब किस में आएंगे? आपके विशेष आवश्यकता। बस नॉर्मल बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चों को क्या बोला गया है? स्पेशल चाइल्ड बोला गया है। अब एक टॉपिक आएगा कौन सा? मूल्यांकन। ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। लेकिन यहां पर आप क्या देखते हो? 3 टॉपिक जो होता है, एक टॉपिक आप आकलन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, असेसमेंट से। वो भी असेसमेंट से कौन से क्वेश्चन देखते हैं आप? वो वाले क्वेश्चन कि अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो ये वाला जो टॉपिक है वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक है। और फिर एक है आपका CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सुने हो? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो वहां से ये प्रश्न बनता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। तो ये प्रश्न सिलेबस में नहीं है, ये भी ध्यान दो ना, लेकिन पूछता है क्वेश्चन, तो ये भी पढ़ना है। एक टॉपिक है इसमें 5वां यूनिट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? बालक समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। बालक समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो ये एक क्वेश्चन है। तो चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। हुआ? तो ये सिलेबस ध्यान रखना है। अभिप्रेरणा, अधिगम, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन, और फिर क्या है? बालक समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो ये एक टॉपिक पूरा बनेगा। फिर लास्ट यूनिट की तरफ चलेंगे जो हम लोग बनाए हैं, चौथा यूनिट। ये हो गया। एक टॉपिक आएगा कौन सा? RTE 2009। पिछले बार के दोनों शिक्षक भर्ती में यहां से प्रश्न आया है, 19 में भी 23 में भी, है ना? दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी में तो छेड़छाड़ हुआ अभी सबसे ज्यादा। जब सरकार बदली तो युक्ति युक्तकरण, तो 1 किलोमीटर में क्या होना चाहिए? आपका स्कूल होना चाहिए प्राइमरी, तो उसी को छेड़ा गया है। फिर 3 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए क्या? अपर प्राइमरी होना चाहिए, मिडिल जिसको आप बोल सकते हो। वो भी, उसको भी क्या किया गया है? चेंज किया गया है। फिर NEP 2020 सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आएगा। इसी में 2 टॉपिक आप पढ़ते हो, एक तो पढ़ते हैं FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, और एक होता है निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ऐसा करके फुल फॉर्म है इसका। तो ये दोनों पढ़ेंगे, FLN और निपुण योजना। दोनों के दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय पहले आपको सब, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा सबसे पहले आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले आप लोग को इसी का ट्रेनिंग मिलेगा कि क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे बच्चों को करके। ठीक है, क्योंकि ये जो है बाल वाटिका से चालू होकर कक्षा 3 तक के बच्चों को दिया जाएगा। तो अगर आप इसी फील्ड में हैं, क्योंकि प्राइमरी में पढ़ाएंगे ना क्लास 3 तक के बच्चों को, क्लास 5 तक के बच्चों को, तो सबसे पहले तो आपको यही सिखाया जाएगा। तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये कब से चालू होगा? तो बाल वाटिका से चालू होता है ये, बाल वाटिका से। बाल वाटिका, फिर कक्षा 1, फिर 2 और 3। तो ये तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों जो है स्कीम जो है वो कहाँ पर? बाल वाटिका से कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इतने साल तक चलेगा। तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है? NCF तैयार किया गया है,
तो एनसीएफ 2005 वाला अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2022, तो ये 2022 वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके लिए लाया गया था, फाउंडेशनल स्टेज के लिए लाया गया था। तो आप वो देखते हो ना, यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गया है, 5+3+3+4। तो ये जो होता है इसको बोलता है फाउंडेशनल स्टेज, ये होता है प्रिपरेटरी स्टेज, ये होता है मिडिल स्टेज, और ये होता है सीनियर स्टेज, सीनियर सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये पहले 5 साल में क्या आता है, कक्षा 1, 2 आ जाता है, और यहाँ आ जाता है कक्षा 1, 2 मतलब 2, 3 और 4। तो यहाँ पर देखो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2023 में जो आया था वो पूरा स्कूल, कॉलेज, टीचर और प्रौढ़ शिक्षा सबको कवर कर रहा था। तो 4 चीज को कवर करता है ये दोनों मिलाकर, एक तो स्कूल को कवर कर रहा है, दूसरा शिक्षक की शिक्षा, टीचर्स टीचिंग, तीसरा हो जाता है क्या आपका एक प्रौढ़ शिक्षा। तो वो सबको सिलेक्ट करेगा। एक तो ये वाला हो जाएगा पूर्व बाल वाटिका मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ECCE, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब पूर्व विद्यालय में जो बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनका, फिर स्कूल में जो बच्चे हैं उनका, फिर टीचर की शिक्षा और जो है प्रौढ़ शिक्षा। तो चारों शिक्षा की बात करता है ये एनसीएफ। फिर उसके बाद एक टॉपिक ऐसा है जो सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से, अब समायोजन, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा भी परेशान किया यहाँ पर, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम वाले टॉपिक में है, शिक्षा क्रम। तो यहाँ पर नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज एंड करिकुलम वाला में देखेगा क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि शिक्षण सूत्र, जितने भी फॉर्मूलेस हैं और विधियां, सूत्र एवं विधियां। तो सूत्र में, विधियों में आगमन, निगमन, संश्लेषण, ये सब। फिर उसमें पढ़ते हो क्या आप, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन मेथड, किलपैट्रिक का कौन सा, प्रोजेक्ट मेथड। तो ये सारा मेथड और फॉर्मूला हम इसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे क्या जो इस बार पूछा गया था, पाठ योजना और इकाई योजना पढ़ लेंगे, पाठ योजना प्लस इकाई योजना, लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, इकाई योजना। फिर व्यू रचना, स्ट्रेटजी मेकिंग, व्यू रचना, व्यू रचना। अब इसके बाद देखिएगा 4th नंबर में क्या होगा, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। तो ये बड़ा टॉपिक होता है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या क्या है। अभी पूछा गया था पाठ्यक्रम का एक सिद्धांत, तांबा, कुछ याद है, पेपर दिए थे नहीं दिए थे, टेट का। तो उसका जो सिद्धांत है वो यही पाठ्यक्रम वाले चैप्टर से है। फिर यहीं पर हम लोग देखेंगे शिक्षक की भूमिका, और बाल अधिकार। अब यहां पर जाके आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो नए चीज को शामिल करना है। अब देखो जो हमने लिखा है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, जब तक फाइनल आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक फाइनल जो है नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम इसी को बेस मान के चलेंगे। क्योंकि देखो विकास तो रहेगा ही, बाल विकास पहला चैप्टर तो कभी भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेन ही है, तभी तो नाम उसका CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट तो छोड़ेगा नहीं वो। तो पहला हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो 50% एरिया कवर कर रहा है सिलेबस को, तो वो उसको पहले पढ़ेंगे। तब तक के 20 तारीख का लास्ट बोला गया है, पहले 15 तारीख बोला गया था कि उस समय तक लेकर आएंगे, फिर 20 तारीख का बोल दिया गया कि 20 तारीख DPI जारी करेगा हमारा सिलेबस।
तो सिलेबस में जैसे ही बदलाव होगा तो हम भी वैसे ही बदल जाएंगे, ठीक है। तो जो जो नहीं रहेगा, अगर वो इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी जो है और वो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन नए वाले सिलेबस में नहीं है, उसको भी कवर कर लेंगे अपन। तो पहले जो सिलेबस में दिया रहेगा उस समय उसको पहले फोकस करेंगे, फिर जो मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट ही आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो उसको भी कवर करेंगे। फिर समझ में आया? तो इसमें देखिएगा जो आपका सिलेबस है, चारों यूनिट देखे आप लोग, जो हम लोग बनाए हैं 4 यूनिट, इसमें देखते हैं। ठीक, पहला चैप्टर निकालो, पहला यूनिट जो लिखे वो देखो एक बार। मनोविज्ञान, इतिहास, संप्रदाय, फिर शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, उसमें विकास वृद्धि, फिर उसके बाद विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो इसको हटा दे, चलो इसको भी रख ही लेते हैं, काम आएगा। चलो, यहाँ 3 चैप्टर है। जो अभी आपका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार, जो अभी आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, सहायक शिक्षक के पद हेतु बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, कितने नंबर का? 30 नंबर का, जिसको बोला गया है अब कितने नंबर का हो जाएगा ये? 20 नंबर का। बाकी और भी अलग अलग बदलाव है। ईवीएस को कितने नंबर का कर दिया जाएगा? 17 नंबर के आसपास, 13 नंबर के आसपास। इंग्लिश कितने नंबर का होगा? 17। ठीक, तो ये जो ईवीएस था ये हो जाएगा 13, इंग्लिश जो था वो कितना हो जाएगा? 17, हिंदी 17, मैथ्स 20। जो 30 नंबर का था वो 20, 25 जो था वो 17 हो गया है। अब ये दोनों है तो 5-5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर। ठीक, तो इसके हिसाब से ठीक ही, अभी भी सिलेबस रेशो बस क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो बाकी अभी भी वही वेटेज रहेगा जैसा बोला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, तो जैसा सिलेबस है अभी भी वही रहेगा, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है थोड़ा अलग रहे, या कुछ चीजें कम करे कुछ चीजें ज्यादा करे। तो देखो पहला यूनिट एक बार ओपन करिएगा, आप लोग देखेंगे बाल विकास का परिचय। तो विकास की अवधारणा तो वो पूरा रहेगा, विकास की अवधारणा जब बताएंगे तो उसमें वृद्धि और विकास दोनों को रिलेट करके बताएंगे। फिर विकास की अवस्थाएं, तो इसमें देखो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो कितने हैं? गर्भावस्था से चालू है, फिर उसके बाद ये शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक, इसी को बोल रहे हैं PCSE। इसी को बोलते हैं हम आयाम बोलते हैं, आयाम या क्षेत्र कहते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता और प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव, ये रहेगा। बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विकास पढ़ते हैं वहां पर आएगा ही। और बच्चों का अध्ययन, ये जब हम व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व वाले टॉपिक में आप क्या देखते हो? कुछ सेक्शन देखते हो, जैसे बच्चों का अध्ययन, तो एक होता है कौन सा? आत्मनिष्ठ विधि, एक होता है वस्तुनिष्ठ विधि, और एक होता है प्रक्षेपीय। तो आत्मनिष्ठ में अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास, और आता है अंतर्दर्शन विधि। तो वो विधियों को क्या बोला जाता है? बच्चों के अध्ययन करने का कुछ तरीका बोला जाता है। तो जब मैं वहां पर रहूंगा तो वहीं पर रिलेट करके बताऊंगा आपको कि ये वाला टॉपिक को यहाँ पर बताया गया है करके। फिर सेम क्या है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये वाला जो टॉपिक है ये अवस्था से ही है, किससे है? अवस्था जब पढ़ते हैं वहां पर आ जाता है। तो यहाँ संवेगात्मक विकास, तो संवेगात्मक विकास आप पहले भी पढ़े हो, यहाँ पर क्या आएगा? एक नया नैतिक विकास। ठीक है, फिर जब आप क्या पढ़ रहे हो? अवस्था पढ़ रहे हो, तो उसमें एक हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं मापन। जैसे वो पूरे सबकी विशेषताएं पढ़ेंगे, वो जो आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर, ये जो है
चारों हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, विशेषताएं पढ़ने के बाद उसमें हम लोग देखते हैं उसका कथन, फिर सब में एक बार मापन कि कब हाइट कितना बढ़ा है, कब दांतों की संख्या कितनी है, मांसपेशीय विकास कितना हुआ है, हड्डियों की संख्या कितनी है, तो वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसी चीज को देखो यहाँ पर लिखा गया है, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण, तो स्थूल और सूक्ष्म, तो स्थूल और सूक्ष्म कहाँ पढ़ चुके होंगे आप, शारीरिक विकास में, स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स, ये ऑलरेडी आपके चैप्टर में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर परिवार, घर का वातावरण, मित्र, साथी, वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगर आप ध्यान देंगे तो यही वाला लाइन पिछले यूनिट में भी है। बाकी व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास और समाजीकरण, तो ये समाज वाला जब टॉपिक आएगा PCSE, तो ये वाले टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे समाजीकरण। और व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व का विकास जो होगा व्यक्तित्व वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर देखिएगा इस वाले टॉपिक को बस आप नीचे ले आइए, बाकी पूरा टॉपिक आप पढ़े हो। जैसे ये देखो, विकास, विविध अवधारणाओं की समीक्षा, जैसे व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, तो समाज वाला टॉपिक पढ़ चुके हो तो सामाजिक संकल्पना, और ये दोनों टॉपिक को पहले ही कवर कर चुके हो आप लोग। किसमें, वो अवस्था, वो संप्रदाय में, मनोविज्ञान के संप्रदाय में। फिर यहाँ पर क्या दिया है, जीन पियाजे। तो जब आप संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं तो संज्ञानात्मक विकास में आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है, पियाजे और कौन सा आपका, वाइगोत्स्की। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं पर पूछे गए हैं इसी टॉपिक से, अभी 4 या 5 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। टेट अभी एग्जाम हुआ है तो मैंने देखा है कि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखो, बच्चा एक समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता, तो लास्ट वाला टॉपिक लिखे हो आप लोग यूनिट 3 में। फिर बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना कि कैसे सिखाना है, फिर सीखने की प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली गलतियां, फिर क्या है, अभिप्रेरणा और सीखना, तो इसी टॉपिक में यहाँ पर आएगा कि बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो बच्चों को सिखाने के लिए आप देखते हैं 3-4 तरीके होते हैं, वक्र का अध्ययन करते हैं, पठार का अध्ययन करते हैं, फिर स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, फिर अलग अलग नियम हैं, जैसे रॉबर्ट गेने का नियम पढ़े हैं, ठीक है, कॉपी में होगा, है ना, रॉबर्ट गेने का नियम, तो उसको आप देखिएगा, सब पढ़े हुए हैं और पूरा पढ़ा हुआ आया था। लेकिन टेट का एग्जाम क्या था इस बार, लेंदी था, बना पूरा लेते, लेकिन 3.5 घंटे चाहिए था, 2.5 घंटे नहीं, ठीक है। बनता आप लोग से, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा था पेपर, 3.5-4 घंटा लग जाता, लेकिन बनता, ठीक। तो अभिप्रेरणा भी है, और सीखना, सीखना मतलब क्या है यहाँ पर, अधिगम। तो जैसे ही सीखना वाला चैप्टर जाएंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कौन सा नंबर का हुआ, ये हुआ 3rd ना, यूनिट 3rd, इससे पहले यूनिट 2 और यूनिट, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिट यहां तक, ये वाला मतलब 2.5 यूनिट, 2 यूनिट तो कवर हो चुका है, और तीसरे यूनिट का आधा आपका यूनिट नंबर 1 में ही कवर हो चुका होगा। इसलिए बोल रहा था कि पहला यूनिट जो है आपका 50% एरिया को कवर कर देता है पूरा पूरा। फिर देखिएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से बोला है, क्या अभिप्राय है, क्षति क्या है, अपंगता क्या है, क्षमता क्या है, विभिन्नताओं में समानता क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य कैसे करेंगे, तो ये वो सेक्शन हो गया। फिर क्या लिखा है, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, तो शिक्षा क्रम का मतलब होता है पाठ्यचर्या ही होता है ना, शिक्षा क्रम का मतलब क्या होता है, पाठ्यचर्या ही होता है। तो शिक्षा क्रम की अवधारणा कौन सी है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, शिक्षा क्रम के निर्माण की समस्या, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, है ना। फिर लास्ट में क्या लिखा है, जैसे देखो शिक्षा क्रम की क्या क्या समस्या हो सकती है, पाठ्यक्रम की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर मान लो आयोग जो है सिलेबस जारी नहीं करता और एग्जाम का डेट दे दिया, तो हम लोग को पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, समय जाएगा, शक्ति जाएगा, और क्या पता वो अलग पूछ रहा है, मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, कोई और अलग पढ़ा रहा है, और एग्जाम में कुछ अलग पूछ रहा है। तो सिलेबस क्या करता है, एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है, उसलिए सिलेबस जरूरी हो जाता है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, और लास्ट में क्या लिखा है, बाल अधिकार। तो यहाँ पर जाकर ये टॉपिक आपका कवर होगा, ठीक है। तो सिलेबस को हमने पूरा कवर किया है जैसे हमने लिखा है, ठीक है, ये हमने जो लिखा हुआ है सिलेबस पूरा उसमें कवर है। कुछ चीजें तो एक्स्ट्रा ही है, जैसे इसमें बुद्धि नहीं था,
बुद्धि देखिए क्या नहीं लिखा हुआ है, बाकी पूरा चीज आपको पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ना है, समझ में आया? ठीक है। वर्ग 2 का भी सिलेबस देखो, 2 में व्यापक चेंजेस आएंगे, 2 में हो सकता है बहुत सारा चेंजेस आए, क्योंकि 2 के सिलेबस में बहुत सारा बदलाव करना है। कैसे बदलाव करना है ना? एक तो वो सब्जेक्टिव होने वाला है, ये बोल रहे हैं, है ना? अगर मान लो मैथ्स का अगर हुआ तो मैथ्स में 70 नंबर का जो पोर्शन होगा मैथ्स रिलेटेड रहेगा, है ना? 10 नंबर का बाल विकास रहेगा, तो हो सकता है उसमें सेक्शन को हटा दिया जाए, बाकी सब 5-5 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है? गलत है, 50% करना था, 50% सब्जेक्टिव रखना था, 50% सब्जेक्टिव रखना था, और बाकी को तो अभी भी वो फाइनल नहीं है ना, अभी भी वो फाइनल नहीं है। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि हाँ भाई ये रहा आपका सिलेबस करके, तब तक नहीं होगा, ये मान के चलिए। तो जब सिलेबस आएगा उसके बाद ही आपको सही मान के चलना है, लेकिन ये है तब तक तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, जितना दिया रहेगा उतना। साइंस वाले पोर्शन में वैसा ही साइंस का वेटेज ज्यादा रहेगा, जीएस वाले पोर्शन में एसएसटी वाले में एसएसटी का पोर्शन ज्यादा रहेगा, लेकिन कॉमन रहेगा उसमें क्या, सीडीपी, ठीक है? सीडीपी तो कॉमन रहेगा ही रहेगा उसमें फिर। तो यहाँ पर भी है, लगभग वही है पूरा, जो जो उसमें पढ़ेंगे वो इसमें भी है, वर्ग 2 में भी। तो ज़्यादा चेंज नहीं करेगा वर्ग 2 का सिलेबस भी, वो लगभग सेम रहेगा। तो आज का ये टारगेट लेके चलिएगा, आज आपको ये सिलेबस को ध्यान रखना है, ठीक है? और अभी ना पेपर उठा के, अब देखोगे ना पेपर उठा के कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो बन जाएगा। अब अगर उठा के देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो आप बता दोगे। अगर मैं पहले वाला सिलेबस देता ना कि कहाँ पर से दिया है बताओ करके, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। अभी आपके लिए आसान है सिलेबस बताना। तो पहला काम आपका क्या है, अगर आप तैयारी में हैं तो सबसे पहले सिलेबस को देखना है। सिलेबस समझ में आ गया तो आगे का कहानी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो कल हम लोग चालू करेंगे कौन सा सेक्शन, मनोविज्ञान, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ से बिल्कुल भी समय नहीं है ना आप लोग के पास। पिछले बार का मुझे याद है 2023 में जब एग्जाम हुआ था, तो मेरे ख्याल से ना 8 या 9 मई को उसने नोटिफिकेशन जारी किया था और 10 जून को एग्जाम था, ठीक है? मतलब कितने दिन दिए, 33 दिन, है ना? 1 महीने भी नहीं था, और 1 महीने में तो फॉर्म भी नहीं भरे होंगे लोग अभी। 3-4 दिन में कौन, हम लोग तो लास्ट दिन भरते हैं ना फॉर्म। कब है, कब है, हम लोग ये नहीं पूछते कब से चालू है, ये नहीं पूछते ना, कब है ना, लास्ट डे कब है ये पूछते हैं, ठीक है? तो हम लोग उसमें भी वेट करते रहते हैं, भरना है नहीं भरना है करके। तो 1 ही महीने ही मिलेगा समझो फिर, अगर मान लो। तो अगर एग्जाम होने का है तो वो बहुत जल्दी भी ले लेगा। तो पहले तो ये नोटिफिकेशन जारी होगा, संशोधन होगा सिलेबस में, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा आपके एग्जाम का फॉर्म भरने वाला। तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अधिकतम ये मान के चलेगा, अधिकतम तो एकदम 6 महीना मिलेगा, या कम से कम 3 महीना मिलेगा। कम से कम 3 महीना और अधिकतम से अधिकतम 6 महीना, ये मान के चलेगा। तो जहाँ से भी देखो तो 6 महीना तो हुआ समझो, ठीक है? कितना, अगर मान लो जून जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आ गया तो अक्टूबर में तो एग्जाम ले ही लेगा वो, ठीक है? तो अब ये सोचोगे कि नहीं इसलिए जब वैकेंसी आएगा उसका तब तैयारी करेंगे, तो वो समय को क्यों गिन रहे हो? वो वहां से तो आपका रिवीजन मोड शुरू होना चाहिए, वहां से आपका रिवीजन, मतलब बाकी लोग शुरुआत करें तब आप रिपीट कर रहे हो उस चीज को, ठीक है? चलिए कल के क्लास को देखेंगे आगे।